और यह भी कि अपने इतिहास के नायकों के साथ का अपमान करके, गलत ढंग से उसे पेश करके क्या साबित करना चाहती है राजनीतिक दल। और यही आदमी अपने एक दूसरे वीडियो में कहता है कि भारत में अगर यूएस होता ये तो ये चीजें हो सकती थी, अगर ये काम वो यूएस में करता तो फिर क्या होता उसके साथ। कहीं जाए, उनके साथ कुछ भी हो, कोई मदद करने वाला नहीं है उनके। तो यहाँ जो अपनी बात कह रहा है अपनी जिम्मेवारी पे कह रहा है। कुणाल मैं एक बात कहता हूं कि अगर ये वामपंथी नहीं होता, एक खास कांग्रेस इकोसिस्टम से नहीं होता, ये गलती से कोई भाजपाई होता कुणाल कामरा, और इसी भाषा में वो कांग्रेस के लिए कुछ कह रहा होता, तो कहां कहां घेरा जाता उसको। नमस्कार, कैसे हैं आप। इतिहास जानबूझ करके छेड़ने, अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने से भी क्या वोट बढ़ता है, लोकतंत्र में ताकत होती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि राजनेता कुछ भी ऐसा नहीं करते जो उनके वोट बैंक के खिलाफ हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी ऐसा काम नहीं करती जो उसके वोट को चोट मारता हो। तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी दिखाई देने लगी जो सनातन का, भारतीय संस्कृति का माखौल उड़ाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अक्सर भारत से नफरत करता हुआ दिखाई देता है, हिंदुत्व से नफरत करते हुए दिखाई देता है। उसके साथ कांग्रेस दिखाई दे तो समझ में आती है बात, क्योंकि हाल के वर्षों में, पिछले 2-3 दशक में कांग्रेस का एक चरित्र रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे, यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि बॉम्बे में बीएमसी का प्रभाव है और महाराष्ट्र में कोई शिव सैनिक के खिलाफ कुछ बोल दे तो आदिकाल से, जब से शिव सैनिक बाला ठाकरे का बना, तब से उसकी सामत आती है। तो क्या कुणाल कामरा पर हमला, शिंदे का ऊपर कुणाल कामरा का हमला और उसके बाद शिंदे सेना का उस पर हमला, बाला साहब ठाकरे के बेटे को अपने वजूद की चेतावनी दिखाई दिया, इसीलिए कुणाल कामरा को बरा कर दिया गया। कहा जाता है कि कुणाल कामरा पर चर्चा होने के कारण उसे लाखों लाख के फायदे हो गए हैं। मिलियंस में उसके पुराने वीडियो जो हैं, पुराने वीडियो मिलियंस में आ गए हैं। यूट्यूब से उसकी जबरदस्त कमाई हो गई है। तो क्या ये खेल इसलिए होता है कि किसी देश की संस्कृति का मजाक उड़ाने के लिए? इस खेल को आज हम समझेंगे। और यह भी कि अपने इतिहास के नायकों के साथ का अपमान करके, गलत ढंग से उसे पेश करके क्या साबित करना चाहती है राजनीतिक दल। संसद में राणा सांगा का अपमान और उसके रिएक्शन में जब कोई करनी सेना आती है तो अखिलेश यादव का रिएक्शन। भारतीय राजनीति जा कहां रही है, इन तमाम चीजों पे थोड़ा विमर्श करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष अंशु होंगे। नमस्कार आशीष, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, ये आप बहुत लिखते पढ़ते रहते हैं, आपकी लेखन तो बड़ी धारदार है। कुणाल कामरा पे आपने बहुत कुछ लिखा, तो मुझे लगा आपसे विमर्श किया जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आम जन नहीं जानता, हमारे आपकी तरह के जब पत्रकार, सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर हैं, उस तरह के लोग जानते हैं। आम जनता, ऐसे चिरकुटों से उनका कोई वास्ता होता नहीं है। ऐसे लोगों का वोट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके हमारे क्षेत्र में, गांव देहात में ऐसे चिरकुटों से कोई फर्क पड़ता नहीं इस तरह के रिएक्शन से। कुणाल कामरा ने शिंदे का अपमान किया तो शिंदे सेना जाकर के उसकी कुटाई करने के लिए चली गई। ये महाराष्ट्र में, बॉम्बे में शिवसेना का चरित्र रहा है। ये कोई सामान्य घटना नहीं रही है। इस पर पूरे देश में बवाल होना, उसके बाद उद्धव ठाकरे के चेले का, संजय राउत का इस पर रिएक्शन देना और यह कहना कि ठीक हुआ है। उद्धव ठाकरे का यह कहना कि गद्दार सेना है, इसके साथ कुणाल कामरा ने ठीक किया। यही काम यदि उद्धव ठाकरे के साथ वो करते तो क्या कुछ होता। अभी मैं देख रहा था कि खबर पढ़ रहा था कि इस घटना के बाद कुणाल कामरा का जो पुराना वीडियो है वो मिलियंस में जाने लगे। इस खेल को आप कैसे देखते हैं राजनीति में? मनीष जी, ये एक आर्ट है और
इस आर्ट के, ये जो कला है, इसके एक पूरा समूह है, इकोसिस्टम है बहुत बड़ा, जो एक ही बात को कभी गलत और कभी सही साबित कर देता है अपने तरीके से। आज एक ये पूरा इकोसिस्टम जो नैरेटिव बनाता है, वो गद्दार कहने को बहुत हल्के तरीके से वो कह रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने एक बात कह दी गद्दार। लेकिन याद कीजिए, ये अधिक पुरानी बात नहीं है। ये अधिक पुरानी बात नहीं है जब किसी ने गद्दारों पे कुछ कहा था और यही सारे एंकर उसके पीछे पड़ गए थे कि गद्दार कैसे कह दिया। और उसने किसको गद्दार बोला था? जो देश के लिए गद्दारी करते हैं। उन्होंने भी नाम नहीं लिया था किसी का, लेकिन उन्होंने एक समुदाय से उसको जोड़ा था, याद होगा आपको। लेकिन आज ये गद्दार कहना, उसको इतने हल्के तरीके से उसको पेश किया जा रहा है जैसे किसी को गद्दार कहना एक बहुत सामान्य सी बात है। गद्दार जो शब्द है, ये कोई व्यंग्य नहीं है, ये आलोचना भी नहीं है, ये आरोप है किसी के ऊपर। मैं थोड़ी सी बात, मैं कुणाल कामरा जो सो कॉल्ड जो उनका व्यंग्य है, उस पर थोड़ा सा एक उन्हीं की टिप्पणी मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने जो व्यवहार एक बहुत ही सीनियर पत्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ किया, माफी नहीं मांगी, उसको जस्टिफाई भी किया, किन शब्दों में किया वो मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं आप नेता को अकाउंटेबल करो वोट से, अब ये एंकर है, इस फिगर को आप अकाउंटेबल कैसे करेंगे? मतलब ये कुणाल कामरा की जिम्मेवारी है अकाउंटेबल करना। कुणाल कामरा आगे कहते हैं कि उसको कर दिया हम्बल। मतलब अपने व्यवहार को वो किस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे उसको कर दिया हम्बल। एक बार फ्लाइट में मिला हुआ, उससे पहले 2 बार गया था बिना कैमरे के, एज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। अब इस आदमी को डिसेंसी पसंद नहीं है, तो फिर वही रिपब्लिक टीवी का फॉर्मेट है कि निकालो कैमरा और बोलो जो होता है। अब वह एंकर डरेगा, वो डरे ना मुझसे, अब देख लूंगा तो वह चीज नहीं करूंगा, मैं सेम पिक्चर 2 बार नहीं बनाता। ये कुणाल कामरा कह रहे हैं। अब इस बात को आप समझिए कि एक आदमी एक व्यक्ति के साथ हैकलिंग करता है और उसको जस्टिफाई भी कर रहा है, और यही आदमी अपने एक दूसरे वीडियो में कहता है कि भारत में अगर यूएस होता ये तो ये चीजें हो सकती थी, अगर ये काम वो यूएस में करता तो फिर क्या होता उसके साथ। इसके लिए कम से कम 3 साल की सजा है। हाँ, भारत में कुछ भी नहीं हुआ, और आज इतना कुछ बोलने के बाद उसने हाथ में संविधान, वही राहुल गांधी के स्टाइल में उन्होंने संविधान दिखाया, और राहुल गांधी के साथ वो एक यात्रा में भी दिखाई दिए थे कुछ दिन पहले। तो चीजें बहुत स्पष्ट है कि वो कहां से अपनी बात कह रहे हैं और कौन लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज मैं ये बात उन टीवी एंकर्स के लिए कहना चाहता हूं, मनीष जी, जो कुणाल के पक्ष में तरह तरह की बातें, तरह तरह के नैरेटिव, और वो पूरा इकोसिस्टम जो कुणाल के साथ खड़ा है। अभी कुछ दिन पहले एक जाट समुदाय से एक एसओ थे उत्तर प्रदेश के, अनुज चौधरी, आपको वो प्रसंग भी याद होगा। वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो करो एफआईआर। फिर जब सारी बातें एफआईआर से ही सुलझानी है तो ठीक है ना, तो फिर इतना बहस क्यों, फिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना? करिए एफआईआर, अनुज को गलत साबित कीजिए कोर्ट में। मुझे एक बहुत पुरानी एक डिबेट याद आती है, यहाँ अपूर्वानंद थे और शिक्षा बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा, दीनानाथ बत्रा जी उसको चलाते थे, अब तो उनका निधन हो गया है। आज जो लोग संविधान लेकर घूम रहे हैं ना, दीनानाथ बत्रा जी ने अपनी सारी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी, इतिहास को जगह जगह जाकर जो एनसीईआरटी की जो गलतियां थी उसको उन्होंने कोर्ट से जाके सुधारा। उसको लेकर अपूर्वानंद और अभय कुमार दुबे उनसे कहते दीनानाथ जी से कि आप तो हर मामले में कोर्ट चले जाते हैं। तो ना कोर्ट से चैन है। अरविंद केजरीवाल को तो हर मामले में कोर्ट से ही तो माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये बात तय करना होगा, चीजें कोर्ट से तय होनी है, या फिर हम एक समाज में एक ऐसा माहौल बनाए कि गलत को जहां गलत कहा जा सके, सही को जहां सही कहा जा सके। मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाहता हूं मनीष जी यहाँ पे। हाँ,
ये कुणाल कामरा जो पहले अकाउंटेबल करने की बात कर रहे थे, ये अभी जिस पर पूरा विवाद हुआ है वहां वो क्या कहते हैं, वो चाय जो बनाने वाला एक बहुत बड़ा समाज है, चाय बनाने वाला, मैं कह रहा हूं आपको व्यंग करना है ना, तो समाज के उस वर्ग को तो छोड़ दीजिए जो चाय बनाने के काम में लगा हुआ है, ऑटो चलाने के काम में लगा हुआ है, मजदूरी कर रहा है, इस वर्ग को तो कम से कम छोड़ के चलना चाहिए। वो क्या कहते हैं, या कोई वो उस पर कमेंट करते हैं और बाद में एक बहुत शरारतपूर्ण हंसी के साथ कहते हैं कि यह जो जो समझा वो गुस्सा नहीं हो सकता है, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता है। यानी कि उनकी एक तैयारी है, वो कोई कॉमेडी का काम नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत ही शरारतपूर्ण ढंग से, जिसको वो समझ रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं है कुणाल कामरा समझ नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं उनकी समझ में है। वो कह रहे हैं कि जो समझेगा वो एफआईआर नहीं कर सकता। तो एक आदमी जो उन सारी बदमाशियों को समझ रहा है, उनके दोगलेपन को समझ रहा है, वो फिर क्या करे, उनकी चालाकी को भी समझ रहा है, उनके दोगलेपन को भी समझ रहा है, और जिस तरह के शब्द वो प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को उनके लिए प्रयोग करते हुए, तो वो आदमी क्या करे, कैसे अपनी बात को सामने रखे। शिवसेना की तो पहचान यही रही है हमेशा से, लेकिन एक गलती तो हुई है ना सर इसमें, कि कुणाल कामरा का क्या बिगड़ा है इसमें। बिल्कुल, कुणाल कामरा जिस स्टूडियो में गए थे, टूट फूट तो वहां हुई है, कुणाल कामरा तो रफू चक्कर थे, लापता हो गए थे उस वक्त। कुणाल कामरा का बिगड़ा क्या, कुणाल कामरा को तो दोनों हाथों में लड्डू मिला है ना, इतनी चर्चा मिल गई, उनके नाम पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ, उनका पूरा इकोसिस्टम उनके साथ है। लेकिन हाँ, कुणाल कामरा एक सबक तो दे रहे हैं, हम आगे उस पर बात करेंगे सर कि वो सबक क्या है और किसके लिए। बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं देख रहा था जब इस पे चर्चा होनी थी तो कुणाल कामरा के कई वीडियो जो हैं वो एक खबर में पढ़ रहा था कि एक मिलियंस में जाने लगे। पुराने वीडियोस, नए वाले नहीं, पुराने वीडियोस, लोग उसको चेक करने लगे। इसका मतलब कि क्या है, कुणाल कामरा तो फायदा ही फायदा में, नुकसान की तो बात ही नहीं है, फायदा भी फायदा में है। लोग क्यूरियोसिटी में जानने लगे कि आदमी है कौन ये। आज की तारीख में अब यूट्यूब पे, उनके यूट्यूब पे लोग जाने लगे। लोगों को लगा कि अच्छा इसका मतलब दूसरी चीज है। इस देश में एक लंबे समय से एक चल रहा है, जब हम लोग छोटे थे तो था कि कांग्रेस, या यूं कहे कि कांग्रेस कांग्रेस के खिलाफ राजनीति। आज के तरफ में सेंट्रलाइज एक नरेंद्र मोदी है, मोदी और मोदी के खिलाफ राजनीति। तो मोदी के खिलाफ बोलने का एक बड़ा व्यूअरशिप है। जैसे एक समय में वोट बैंक था, आज की तारीख में एक व्यूअरशिप है मोदी के खिलाफ बोलने वालों का। इसीलिए जानते हुए, जिसे हम खलियर खैराती गैंग कहते हैं, ये जानते हुए कि वो रोज रोज बनाते हैं मोदी के खिलाफ। तो इसका मतलब है कि कुणाल कामरा, एक वर्ग, एक समुदाय विशेष जो है, उसको लगा अच्छा ये मोदी के खिलाफ जहर उगलता है, तो फिर उसको नायक बनाने के लिए निकला, जो आदमी उसे जानता भी नहीं था। तो बिल्कुल आप जहां इशारा कर रहे हैं, मतलब इसे नुकसान नहीं हुआ, इसे फायदा ही फायदा हुआ। शिवसेना की जो टीम ने उसके ऊपर हमला करके उसको फायदा ही फायदा पहुंचा है। लेकिन एक और चीज होती है कि भैया भाई उसकी पहचान तो उसी चीज से है। चर्चा तो आप ये भी नहीं कह सकते कि शिंदे सेना को फायदा नहीं हुआ। इसी की तो बेचैनी शिवसेना के उद्धव ठाकरे सेना को है कि भैया ये पहचान हमारी थी, अब हमारी पहचान एक नपुंसक की हो गई है, जो उद्धव ठाकरे की हो गई है, रिजेक्टेड माल हो चुके हैं। तो फायदा ऐसा नहीं है कि आशीष की फायदा शिंदे सेना को नहीं हुई है। नहीं सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरी मित्र से बात हुई, पहले कुणाल का फायदा फिर शिंदे का फायदा, इस पर आते हैं। कुणाल कामरा के लिए मेरे मित्र बता रहे थे क्राउड फंडिंग हुई है, लगभग 2 करोड़ से अधिक कमा लिया है कुणाल कामरा ने क्राउड फंडिंग से। यूट्यूब की कमाई छोड़ देते हैं हाँ, ये उनका इकोसिस्टम है जो साथ खड़े होता है। ऐसा कोई बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है उनके तरफ का, उनके इकोसिस्टम का, जो साथ नहीं बोल रहा हो। ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो उनके साथ नहीं बोल रहा हो। ऐसे दर्जनों उदाहरण मेरे पास हैं जो लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग नहीं है। और रचित का तो मैं बार बार नाम देता हूँ, रचित कौशिक को पंजाब पुलिस उठा के ले गई, अकेला था रचित अपनी पूरी लड़ाई में, कौन था उनके साथ? वही बिल्कुल लोग सही। थे जिनसे रचित का अपना व्यक्तिगत संबंध था। विचार के नाम पर तो कोई रचित के साथ आया ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है।
तो यहाँ जो भी लोग हैं वो कम से कम इस घटना से कुछ, अगर उनको कोई मैसेज जा सकता है तो जाना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये मैसेज अच्छा है, जाए उनके पास कि यहाँ जो लोग हैं अपनी जिम्मेवारी पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके आगे बिल्कुल पीछे सही। कोई नहीं है। कोई नहीं। वो कहीं जाएं, उनके साथ कुछ भी हो, कोई मदद करने वाला नहीं है उनके। तो यहाँ जो अपनी बात कह रहा है अपनी जिम्मेवारी पे कह रहा है। हाँ, अभी पीछे ही मेरी बात कई यूट्यूबर से हुई जो बीजेपी के लिए लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं, उनको 2 रुपए भी बीजेपी से नहीं मिल रहा, ऊपर से उनको कांग्रेस की तरफ से चरण चुंबक, ₹1.25 का आईटी सेल वाला ऐसे ऐसे सुनना पड़ता है। अब मिलता उनको एक पैसा नहीं है वहां से। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ऐसे बहुत सारे, आप कई लोगों को तो आप खुद जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उनके ऊपर अगर कुछ होता है, कोई मुकदमा हो, कोई कोई उनके साथ किसी तरह की बेअदबी हो, तो उनके उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। दूर दूर तक वो सोच के देख लें, उनकी मदद के लिए कोई आने वाला नहीं है। वो लड़ाई उनकी व्यक्तिगत हो जाएगी। तो ये अगर कुणाल कामरा के मामले से ये मैसेज कुछ लोगों तक चला जाए तो बहुत सही मैसेज होगा। अब बात करते हैं शिंदे ग्रुप गुट की। अब तो शिवसेना का उनको तबका तो पहले मिल गया है, लेकिन शिवसेना का जो एक्शन था वो कहीं गायब था। तो अब वो एक्शन के साथ भी जब आ गए तो बाला साहब की जो शिवसेना थी, अब लोग उसको इनके शिंदे के साथ जोड़ पाएंगे। ठाकरे के साथ वो आ नहीं पा रहा है, ना उनकी बातों में, ना उनके व्यवहार में। कई बार तो मुझे ये लगता है कि ठाकरे साहब को, जूनियर ठाकरे जो है, उनके पास जाना चाहिए। अभी भी सही अर्थों में बाला साहब का कोई, अगर मेरी नजर में कोई वारिस है वहां पूरे महाराष्ट्र में, तो राज ठाकरे ही है। वो ही पूरा स्टाइल, वही पूरा तरीका। अब उन्होंने फिर शुरू कर दिया वही सारा काम। कल किया उन्होंने, वो किसी मॉल में जाकर किसी गरीब मजदूर पे 2-4 थप्पड़ लगाया है उन्होंने। तो यही तो स्टाइल था ना शिवसेना का। उनको उससे आउटपुट से मतलब ही नहीं था, शिवसेना दिखना चाहिए। वो दिख रही है शिवसेना, तोड़फोड़ उनका स्टाइल है। कोई पहली बार थोड़ी ना किया है उन्होंने। वो पाकिस्तान का मैच तो ऐतिहासिक था ना, जब पिच बिल्कुल। खोदने की बात हुई बिल्कुल थी। वानखेड़े स्टेडियम में। चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया था। हाँ, कांग्रेस के साथ जब से उद्धव गए हैं तो उनकी बोली बातचीत, उनमें बाला साहब वाली कोई बात बची नहीं है। बची हाँ, नहीं। वो बाला साहब के उत्तराधिकारी दिखाई भी नहीं देते हैं, और वो क्लेम भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है वो तो मजबूरी है कि पिताजी थे तो नाम लेना पड़ता है 2-4 बार। मतलब मुझे उद्धव जी और बिहार में तेजस्वी एक जैसे ही लगते हैं। दोनों अपनी पूरी पुरानी पहचान से भाग रहे हैं। भाग रहे हैं हाँ, बिल्कुल। हिंदुत्व का जो एक चेहरा थे बाला साहब, वो मुंह छुपा रहे हैं। और यहाँ यादवों के जो एक नेता थे, एक छत्र लालू प्रसाद, वो उनके जो वारिस हैं उस पहचान से, उनके विधायक कह रहे हैं कि मैं यादव नहीं हूं, मैं तो मोहम्मद हूं। अभी आपने, आपकी जानकारी में आया होगा, ये बिल्कुल राष्ट्रीय बिल्कुल जनता दल आपने। के एक विधायक कहते हैं कि मैं यादव नहीं, मैं तो मोहम्मद हूं। तेजस्वी यादव को यादव समाज के लोग कह रहे हैं कि हाफ यादव है, क्योंकि क्रिश्चियन परिवार में ब्याह किया इन्होंने। तो बिल्कुल आपने जो उस अब दिन ये मुद्दा जो उठाया था लिगेसी उसी थी पे आज मैं दोनों देख की, रहा था कि बिहार के एक बड़े नेता, यादव नेता, कह रहे हैं कि यादव कैसे हो गया ये। तो किसी पत्रकार ने उससे पूछा है कि भैया आप कौन कहने वाले हैं कि शादी तो कोई किसी से कहता है कर सकता है, तो बोला बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो यादव होने का, यादव के नेता होने का गुमान कैसे पाल सकता है, उसकी राजनीति कैसे कर सकता है कि उनको कोई यादव लड़की नहीं सर, मिली। इस पे जो हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी देखिए, उसी इशू को उठाया गया है। आप एक हम बिहार गंभीर पे अलग बात से चर्चा करने की जरूरत है कि देखिए करेंगे आज जिस ढंग से करेंगे तेजस्वी यादव लालू यादव को लेकर के इफ्तार पार्टी में थे और जिस तरह का जहर उगला गया और एकदम से बीमार बता करके अपने पिता को, ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से आपको अखिलेश यादव याद आने लगेंगे, जिस तरह से वो मुलायम सिंह यादव को, अब मुझे लगता है कि जो पिटाई उटाई भी कर दी थी, धक्का धुक्की भी किया था, अब धीरे धीरे उस स्थिति में तेजस्वी यादव भी धीरे धीरे लग रहा है कि उस स्थिति में आ रहे हैं लालू जी, सिर्फ मुस्लिम तेजस्वी वोट जी, के लिए। यस सर, तेजस्वी जी के लालू जी एक मजबूरी से ज्यादा फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहे। वो एक मजबूरी है जिनको वो लगातार ढो रहे हैं। खैर सर, ये तो बिहार का मुद्दा है। मैं कुणाल पे आता हूँ, एक बहुत ही गंभीर बात, हल्की फुल्की बात के साथ। कुणाल के जो पक्ष में जो लोग खड़े हैं वो कैसे अपनी बात कहते हैं, आप, ये सच में ये अध्ययन का विषय है। इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। कुणाल की गालियां, कुणाल अपनी, मैं एक बात कहता हूं कि अगर ये वामपंथी नहीं होता, एक खास कांग्रेस इकोसिस्टम से नहीं होता, ये गलती से कोई भाजपाई होता कुणाल कामरा, और इसी भाषा में वो कांग्रेस के लिए कुछ कह रहा होता, तो कहां कहां घेरा जाता उसको, उन गालियों के लिए घेरा जाता। और बीजेपी के पक्ष के लोग उसको छोड़ चुके होते।
कहते हैं हाँ ये तो इसकी तो हरकतें इस तरह की है, इसको तो बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुणाल कामरा को कैसे बचाया जा सकता है, ये सीखने वाली बात है। एक सज्जन लिखते हैं, आपसे सुनिए, बहुत ध्यान की बात है। कुणाल कामरा को देखना गहरा सुकून देता है। अब पता नहीं किन लोगों को सुकून दे सकता है कुणाल कामरा को, उनमें से एक ये भी है। ये कहते हैं वो जो कह रहे हैं, हाँ, वह 10 साल पहले शायद सामान्य बात होती, पर आज अकल्पनीय है। कहां पहुंचा रहे हैं कुणाल कामरा को वो? आगे वो कहते हैं, और एक आदमी यह करके दिखा पा रहा है। अरे मतलब वो मानव नहीं है, उसको महामानव की श्रेणी में लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। भाषा सर देखिए, मैं उनकी हर लाइन मन में दोहराता हूं और हर बार सोचता हूं, आखिर किसी ने तो कह दिया। हाँ, वो जो बात कुणाल कामरा कह रहे हैं, ये सज्जन कह रहे हैं कि किसी ने तो कह दिया। कितनी बड़ी बात कही है कुणाल कामरा ने। मुझे कहीं भी मिसोजिनी नजर नहीं आई। मिसोजिनी जो दर्शक देख रहे हैं, मिसोजिनी उसको कहते हैं स्त्री के खिलाफ जो द्वेष, हाँ, पुरुषों के मन में है, अगर वो आपकी भाषा में आती है तो उसको मिसोजिनी कहते हैं। अब आप कुणाल का जो 1 घंटे का प्रवचन, जिन लोगों ने मोनोलॉग देखा होगा, उसमें वो पहले महिलाओं के पक्ष में बहुत सारी बात कहते हैं। वो शायद इसलिए कहते हैं, वो बहुत ही प्लान, आप जो पूरा वीडियो देखेंगे ना, आप बहुत ही साफ तरीके से समझ में आता है, ये बहुत ही प्लान तरीके से वीडियो बनाया गया है। ये बनाने वाले को पता था कि इसके बाद तमाशा होगा और खूब सारा नाम होने वाला है उसका, बहुत सारा नाम। वो पूरी तैयारी से, और खोना कुछ भी नहीं है इसके बदले, दोनों हाथों से सिर्फ समेटना है उसको। वो कुणाल कामरा समेट रहे हैं। आगे ये लिखते हैं, मुझे कहीं भी मिसोजिनी नहीं नजर आई, ना मेलोनी प्रसंग में, ना सुधा मूर्ति के प्रसंग में। शायद मेरी मिसोजिनी की समझ बाकियों से अलग है। वो बचा रहे हैं किस तरह से, मेरी मिसोजिनी की समझ बाकियों से अलग है। गालियां थी तो भी मेरा ध्यान नहीं गया। फिर वो कहते हैं, मैं पुरानी बस्ती जयपुर में बड़ा हुआ हूं, मुझे गालियों से ज्यादा अभिजात्य क्रूरता से तकलीफ होती है। कितनी चालाकी से अपनी बात वो कुणाल के पक्ष में कर जाते हैं। मुझे याद है एक पुराने, अब तो वो गायब हो गए हैं फिल्म की दुनिया से, अनुराग कश्यप उनका नाम हुआ करता था। आज भी अब कुछ बना रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है भाग चुके देश छोड़ करके, घोषणा कर दी कि हम ये देश छोड़ रहे हैं। तो उनके 2 प्रिय मित्र थे दिल्ली में, दोनों टीवी पत्रकार थे। दोनों, जब इनकी 2 पार्ट 1 पार्ट 2 धनबाद वाली फिल्म जब आई, तो ये लोग गालियों के पक्ष में एक नैरेटिव बनाने में लग गए, दोनों पत्रकार इनके। हाँ, कि ये तो समाज में इसी भाषा में बात होती है, तो समाज तो इसी भाषा में बात, तो फिल्मों में भी वो दिखाई देगा। फिल्म क्या है? फिल्म समाज का चित्रण है, समाज में जो होगा वो फिल्मों में दिखाई देगा। ऐसा नैरेटिव उन्होंने बनाना शुरू किया उस वक्त जब धनबाद वाली फिल्म 2 हिस्सों में आई थी। बाद में चीजें पलटती है ना, आपका किया हुआ कभी वापस आता है। इन दोनों को खूब गालियां पड़ने लगी, वही सारी गालियां जो उस फिल्म में थी। तो ये दोनों पर्सनल चैट में जाके ये बात रोने लगे कि यार इस भाषा में कोई बात करता है क्या, इस तरह की कोई गाली देता है क्या, ये तो इन लोगों की आदत है। तो समाज जब इस भाषा में बात कर रहा है, उसी भाषा में जब आपसे संवाद कर रहा है, तो आप रो क्यों रहे हैं? स्टैंड तो सर साफ होना चाहिए, आप गालियों के पक्ष में है या नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आई जब सुधीर चौधरी, माफ कीजिएगा, हाँ, ये संदीप चौधरी, संदीप जी को अक्सर लोग सुधीर बोल देते हैं क्योंकि सुधीर जी बड़े नाम है ना। संदीप तो नए नए पत्रकार है, मतलब ये इनका इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन लोग जानते नहीं संदीप को। मुझे बहुत सारे लोग संदीप चौधरी को सुधीर चौधरी बोल देते हैं क्योंकि सुधीर चौधरी का सम्मान भी है, नाम भी बहुत बड़ा है। संदीप वही स्टाइल अपनाते हैं अर्णव गोस्वामी वाले, और अर्णव गोस्वामी को पत्रकार मतलब मानते नहीं है। मुझे कई बार लगता है कि वो जब नाम लेते हैं अर्णव गोस्वामी का तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि अर्णव गोस्वामी उनसे काफी बड़े पत्रकार है। खैर, ये तो अलग डिबेट का मुद्दा है। तो संदीप चौधरी अभी बोल रहे थे कि हमारे वेस्टर्न यूपी में तू तू करके बात होती है, और मैंने कभी उन्होंने इसकी सहमति आशुतोष गुप्ता जी से दिलवा दी कि वो आप हमारे सीनियर थे, आपको तो ये सब बातें पता ही है। लेकिन ये तू तू करके जो वेस्टर्न यूपी में बात होती है, अब चैनल में तू तू करके तो बात नहीं कर सकते, कैमरे के सामने तू तू करके बात करेंगे क्या? फिर तो हम दोस्तों में जैसे बात करते हैं वैसे उनसे अगर चैनल पे आके कोई बात करने लगे तो कितनी जगह बीप लगाना पड़ेगा उनको। तो कैमरे के सामने की भाषा संदीप जी को समझनी चाहिए, अलग होती है। कुणाल कामरा के पक्ष में इतना क्यों घुटनों के बल बैठ जाना कि आप ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि कैमरे के सामने की भाषा क्या होगी और कैमरा जब नहीं होता तब की भाषा क्या होगी। कैमरा जब नहीं होता तो पुण्य प्रसून वाजपेयी कैसे वो
अरविंद केजरीवाल से बात करते हैं, लेकिन कैमरा ऑन होता है तो वैसे थोड़ी ना बात करते हैं। तो फर्क तो करना पड़ेगा ना सर। जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं, क्या हम ऑन एयर वैसे बात कर सकते हैं क्या? संदीप जी देंगे इजाजत अपने चैनल में वैसे बात करने की? तो फिर कैसे कुणाल कामरा के पक्ष में वो इस तरह से नैरेटिव बना सकते हैं? मुझे कई बार बहुत हंसी आती है इन लोगों की बातचीत पर। ये क्या कर रहे हैं? मतलब आप जिस इशारा कर रहे हैं कि ये लोग नैरेटिव कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे अक्सर देखिए इस जस्टिफाई पूरे कर देते हैं। गैंग का जो सबसे बड़ा सरगना है रवीश कुमार, वो कैसे फर्जी खबर करता है कि किसी आयरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, कहा किसी मैगजीन में फलाना खबर छपी, उसके आधार पर। अब देखिए ना कैसे ये लोग नैरेटिव कर देते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स सालों से चल रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से कई कदम आगे। मतलब सोचिए एक एक किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। और ये मुहावरा नहीं है, आप अभी देखेंगे वहां के वीडियोस देखेंगे, रमजान चल रहा है, कुत्ते की तरह यदि 2 रुपए सस्ती कहीं फल है तो लोग लड़ रहे हैं। आप उनके यूट्यूबर्स को देखेंगे, इन पॉलिटिकल यूट्यूबर्स को छोड़ करके जो अपने यहाँ जैसे ब्लॉगर्स हैं, वैसे वहां हाँ के भी ब्लॉगर्स की खबर आती है। वहां क्या ब्लॉगर्स की खबर देखें, मैं कई बार चर्चा करता हूँ इसे जर्नलिस्टिक पॉइंट, वो क्या करते हैं, बिरयानी चोरी कहीं पर, मतलब उस फूड, कहीं पर मीट की चोरी, कहीं मुर्गा चोरी, वो जूते में ऐसा कील लगा हुआ है कि बस कहीं गए मुर्गा बेच रहा है उसकी जगह पे वहां पे मारा और पांव में जो है 8-10 मुर्गे का टांग जो है ले लिया। मतलब इसका मतलब क्या है, ये वीडियो बताता है कि वहां भोजन जो है वो एक तरह से विलासिता की चीज धीरे धीरे होती जा रही है। सिंपल खाना जो ढंग का थोड़ा सा है, वो भी ऐसा नहीं किसी होटल से चोरी कर रहे हैं, वो फुटपाथ पे, जो आप यदि जामिया में जाते होंगे तो जो फुटपाथ पर गरीबों के लिए जो वो बड़ों का जो मांस होता है, भैंस का, गधों का, पता नहीं जिस चीज का भी होता हो, उस लेवल का चोरी होता है। ये बताता है कि वहां की बदहाली क्या है। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर है, और उसे यहाँ का लोग जो आप जहां जोड़ रहे हैं जस्टिफाई करते हैं कि हम तो बहुत पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि मोदी ने पीछे कर दिया है। तो कुणाल कामरा जैसे लोगों को इसीलिए आप इशारा कर रहे हैं कि ये लोग जस्टिफाई कर देते हैं कि ये सही है, इनका इकोसिस्टम इतना बड़ा है। और अपने यहाँ क्या है, सबके सब अपनी अपनी चला रहे हैं, अपनी ढाल गा रहे हैं। सच बात यही है कि आज जैसे कुणाल कामरा इस कदर, एक राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में उसकी पुलिस आती है, यदि किसी ने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोल दिया, उठा के ले जाने को। एक राज्य पंजाब में केजरीवाल की सरकार बन गई, कुमार विश्वास को उठाने के लिए आ गई पुलिस। ये दिखाता है कि इनका इकोसिस्टम, और चूंकि ये भले ही पार्टी अलग हो, इकोसिस्टम तो एक ही है इनका। दिल्ली में बग्गा को ले गए, बिहार से मनीष को उठा लिया, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया, तमिलनाडु की पुलिस ले गई उनको, बिल्कुल मनीष को। इसलिए ये क्योंकि सब उसके तेजस्वी पक्ष के में थे। खिलाफ एक शब्द बिहार में रहकर बोल दिया, क्योंकि उस तेजस्वी ने सीबीआई को धमकाया था कि ये बिहार है। सामान्य आदमी को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी वर्मा जी शर्मा जी को नहीं धमकाया था, सीबीआई को धमकाया था तेजस्वी यादव ने। सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसी को। और मनीष को सही बात है, तो ये दिखाता है कि उनका इकोसिस्टम भय का राज कैसा है, और उसे भी जस्टिफाई कर दिया जाता है। कमाल की बात ये है। मजेदार बात देखिए, जो मैं रवीश का जिक्र किया आपने, रवीश ने कम से कम 2000 बार मोदी जी से डिग्री मांग ली उन्होंने, लेकिन कभी उन्होंने सोनिया अम्मी से कभी बोला हो कि अपनी डिग्री दिखा दो? कहाँ है डिग्री उनकी? देखी है किसी ने अभी तक सोनिया जी की डिग्री? सोनिया गांधी ने इतना राज किया है देश के ऊपर, वो अभी विपक्ष में चले गए ना, सत्ता में ही थे। रवीश तो पत्रकारिता में थे, संदीप चौधरी भी थे पत्रकारिता में। हाँ, किसी ने पूछा क्या डिग्री के बारे में उनसे? राहुल गांधी की डिग्री पूछ ले, किसी ने दिया क्या? अभी तो वो नाली का कीड़ा कहने वाला जो है, उसने कहा ना राजीव गांधी ने पास ही नहीं किया, फेल करते रहे, 2 बार फेल कर गए। बता रहा हूँ, बिल्कुल वही मैं आ रहा था सर, बिल्कुल ठीक है आप सर। अब मैं आता हूँ फिर कुणाल पे। कुणाल और एक नाम और ले लेता हूँ मैं आपके साथ, ध्रुव राठी। ये 2 कैरेक्टर हैं, ये एक ही समय में लगभग आए थे सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, आपको याद होगा। दोनों का समय अवतरण काल लगभग एक ही है, एक ही साथ अवतरित हुए थे। ये इनको सबकी सारी जानकारी चाहिए, अपनी कोई जानकारी नहीं देंगे। कुणाल कामरा के बाप माँ का कुछ पता नहीं, आप ढूंढ लीजिए, कहीं कोई जानकारी मिल जाता मुझे बताइए। ध्रुव राठी का ना बाप पता ना माँ पता। कुणाल कामरा की सिर्फ इतनी जानकारी है कि महाराष्ट्र से, मुंबई से है वो, ठीक है। अगर मुंबई के किसी भी चौल में जन्म हुआ, मिडिल क्लास फैमिली से है वो, किसी चौल में, किसी सोसाइटी में तो बड़े हुए होंगे। वो लोग कहाँ है जहां ये बड़ा हुआ है?
कहीं कोई जानकारी, कहीं कोई आके बोल रहा हो कुणाल मेरे साथ बड़ा हुआ है, मैं बचपन से जानता हूं, इस स्कूल में तो साथी था, कोई मिला है क्या कुणाल के साथ वाला? ये मोदी जी के साथ वाला ढूंढ रहे हैं, अपने साथ वाला बता नहीं रहे। ऐसे ही ये जो राठी है, राठी बताते हैं कि ये रोहतक के रहने वाले हैं। जिस गांव का नाम लिया उस नाम से रोहतक में तो कोई गांव ही नहीं है सर। जाटों का एक गांव मुझे मिला, वो सोनीपत में है, रोहतक में वो गांव नहीं है। तो क्या ये बेसिक बात इस आदमी को पता नहीं थी कि जिस गांव में वो पैदा हुआ है वो रोहतक में नहीं सोनीपत में है? आप समझ रहे, मैं जो सर जो बात कहना चाहता हूं, इनके माँ बाप कौन है? ये माँ बाप से पैदा, मतलब प्रोसेस से ही पैदा हुए, आईवीएफ है तो भी बताए कि आईवीएफ से पैदा हुए, ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। समाज बहुत प्रोग्रेसिव है, लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये आईवीएफ से इनका जन्म हुआ है तब भी इनको बताना चाहिए कि हम इस विधि से पैदा हुए हैं, ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो ये अपने माँ बाप का नाम बताने में शर्मिंदा हो रहे हैं, बता ही नहीं रहे। लोग पूछ रहे तो नहीं 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 बताना नहीं है, बताना नहीं है। बताओ ना, कहां से आए हो? कुणाल कामरा के बारे में ये जानकारी मिली ड्रॉप आउट है, अपनी डिग्री तो बताओ यार, ड्रॉप आउट की डिग्री एक बार शेयर करो कभी, वो भी शेयर नहीं है। इतना छुप छुप के क्यों आ रहे हैं आप? खुल के आइए, ठीक ठीक से बताइए। बिहार अगर हरियाणा के किसी गांव में जन्म होगा अगर किसी का, तो गांव के लोग तो जानते होंगे उसके परिवार का आदमी है, गांव में खूब चलता है, हम सब गांव से निकल के आए हुए लोग हैं। तो और इतना बड़ा नाम अगर हो जाए तब तो 10 गांव के लोग जानते हैं उसको। इस बंदे को उसके गांव के लोग नहीं जान रहे। माँ बाप की बात छोड़ दीजिए। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आईवीएफ से भी पैदा हुए हैं तो बताना चाहिए कि हम इस विधि से पैदा होके धरती पर आए हैं। क्या गलत है इसमें? किसी बात के लिए शर्मिंदा मत होइए। आप जब दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं तो समाज को जानने का अधिकार है, आप कौन है, कहां से आए हैं। आप कहीं से कुछ भी बोलेंगे हम वो सुनने को तैयार हैं, लेकिन आप हैं कौन? आप जो दूसरों के बारे में इतनी सारी जानकारी निकाल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आपसे भी तो पूछा जाएगा। अब कुणाल का एक खेल देखिए, कुणाल कहते हैं कि आप मुझ पर एफआईआर नहीं कर पाएंगे, गुस्सा भी आएगा। अब देखिए ना, इस खेल के साथ मैं ये सारी बातें बोलना तो नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आए कि कुणाल कर क्या रहे हैं। तो जब तक किसी व्यक्ति पर ये बात नहीं कही जाएगी ना, तो समझ नहीं आएगा कुणाल कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। अब एक पत्रकार है दिल्ली में, ठीक है, उसकी बीवी बिहार में है, लिव इन में आके दिल्ली में रहा। हाँ, तो अपनी बेटी जो उसकी नहीं है, ये एक साहित्यकार ने लिख दिया, वो पेज जाके किताब से निकलवा दिया उस आदमी ने। अब मैं ये सारी बातें बता रहा हूं, लोग समझ रहे हैं किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन एफआईआर नहीं कर पाएंगे क्योंकि नाम कहां ले रहा हूं मैं, ये तो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है यहां पे। तो जब तक ये बात कही नहीं जाएगी ना, लोगों की समझ में नहीं आएगी। उस आदमी की एक बीवी बिहार में है, यहां आके लिव इन में रहा, अभी शादी हुई कि नहीं हुई, कहता तो है शादी हुई है, लेकिन सर्टिफिकेट कभी शेयर नहीं किया उन्होंने आज तक शादी का। कोई मैरिज सर्टिफिकेट भी तो बना होगा, कहीं फेरे भी तो लिए होंगे, आज तक फेरे की कोई तस्वीर कहीं शेयर नहीं हुई है उनकी। तो बीवी है नहीं है, बेटी तो है नहीं, ये तो कंफर्म है। बिल्कुल। तो अब ये बहुत खराब बात है सर, बहुत तकलीफ होती है सब कहते हुए, लेकिन आप वो तकलीफ समझेंगे कैसे? और ये पत्रकार किसी मतलब किसी बड़े आदमी की पत्नी के लिए 200 बातें कहता है। तो क्या आप क्यों नहीं सोचते कि जब आप एक उंगली दूसरों की तरफ उठा रहे, 3 उंगली आपकी तरफ उठ रही है, लोग समझ रहे हैं, लोग बात नहीं कर रहे। तो बात नहीं कर रहे तो लोग समझ नहीं रहे, ऐसा मत समझिए। हाँ, आप धमका देंगे किसी को भी। कोई एक यूट्यूबर था, उसने 10 बातें बोली, अब वो भी कोई उनका करीबी ही था, वही सारी बातें बता रहा था, जानबूझ के फीड कर रहा था उसको। सीधा यूट्यूबर में तो सब तरह के लोग हैं, कुछ नए लोग भी हैं, वो नहीं समझ पाया, वो उस चक्रव्यूह में फंस गया और फिर उन्होंने खुद को खुद ही क्लीन चिट आके दे दिया, खुद क्लीन चिट दे रहे हैं खुद को। भैया सामने आके बात करो ना। मैं कहता हूं आओ आइए, 10 सवाल मेरे भी हैं, दीजिए ना जवाब। आप मोदी जी से टाइम मांग रहे हैं, मैं आपसे समय मांग रहा हूं, दीजिए, 10 सवाल मेरे भी हैं। नहीं आएंगे। तो सर ये बड़ा खतरनाक खेल है जो कुणाल कामरा खेल रहे हैं, कि आप समझ तो जाएंगे लेकिन गुस्सा भी होंगे, लेकिन एफआईआर नहीं कर पाएंगे। तो ये खेल सिर्फ कुणाल कामरा ही थोड़ी ना जानते हैं, ये खेल तो कोई भी खेल सकता है। बिल्कुल कि आप बिल्कुल। समझेंगे, नाराज भी होंगे, एफआईआर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये उन लोगों को समझना चाहिए, उनकी कहानियां बहुत है।
अभी भी मुझे लगता जो दूसरा पक्ष है, जो थोड़ा सिंपैथी रखता है बीजेपी संघ से, उनकी कहानियां कम है अभी, ढूंढते ढूंढते निकलेंगी 2-4, उनकी तो ऐसे हाथ डालेंगे और 10 कहानियां ऐसे ही निकल आएंगी। तो ये बेसिक बात क्यों नहीं समझ रहे वो लोग? कुणाल की कोई जानकारी नहीं सर, आप गूगल सर्च कर लीजिए। आप, ये आजकल एक नया ऐप आया है, उसको मैंने करेक्ट किया, वो एक अभिनेत्री है कोई, उसका भी कामरा सरनेम है, तो उसने कहा ये दोनों भाई बहन है। तो मैंने उसको बताया, ग्रोक को, कि भाई ये दोनों भाई बहन नहीं हो सकते, क्योंकि वो महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, ऐसा कहता है, ये मध्य प्रदेश की है, और दोनों का जो साल है जन्म का वो एक ही है, और जन्म का महीना भी एक ही है, तो भाई बहन कैसे होंगे? डेट एक होता तो जुड़वा हो सकते थे, डेट अलग अलग है। तो नहीं, ग्रोक ने फिर कहा कि आपने ये बहुत मुझसे गलती हुई। गंभीर बात उठाई है। 2-3 चीजें हैं, यदि बीजेपी के प्रवक्ता इन सब चीजों को जवाब सलीके से सामने दे पाते तो ज्यादा बेहतर होता। कमाल की बात है कि आप प्रधानमंत्री की पत्नी पर सवाल करते हैं। इन चिरकुटों को मैं इसीलिए कहता हूं, इन चिरकुटों को, जिनका अपना देखिए, जिसका भाई खुद बलात्कार, अपनी पत्नी गैंग बिहार रेप में का छोड़ के एक्यूज यहाँ है, आके प्रधानमंत्री की पत्नी पे सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री की पत्नी पर सवाल उठा रहा है। ये सब खुद जिनके चेहरे इतने कालिक हैं, मतलब जो खुद ही न्यूज चैनल के बाहर के पार्किंग में कुकर्म करता हुआ पकड़ा जाता हो, वो नैतिकता की बातें करने लगता है। पति पत्नी दोनों जो कुकर्मी हो इस ढंग से, अच्छा नहीं लगता इन सब चीजों की चर्चा करना। लेकिन चूंकि आपने बुरा सर छेड़ा लगेगा, ये आपकी डिग्री, बात से आप बुरा लगेगा प्रधानमंत्री, लोगों को ये सर। प्रधानमंत्री आप की जो डिग्री बोल पे रहे हैं ना, करते हैं। ये बुरा लगेगा, लेकिन एफआईआर नहीं कर पाएंगे। बुरा बहुत लगेगा ये सुन के आपकी बात। ये बिल्कुल कुणाल बिल्कुल, ऐसे कामरा से मैंने ये सब सुधार लिए हैं, बुरा लगेगा, एफआईआर नहीं कर पाएंगे। यही यही तो बात है स्टैंड ना अप कि कॉमेडी है सर ये आज की। टेलीविजन चैनल पर ही सवाल कर देते हैं कि प्रधानमंत्री की पत्नी, प्रधानमंत्री की डिग्री। इनने बताया अरे कभी कि नेहरू की डिग्री कहीं कुछ थी या नहीं थी? हर कोई नहीं जानता है इंदिरा जो है, इस परिवार में आज तक कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ। राहुल और प्रियंका वाड्रा ने तो पढ़ाई ही नहीं की। ये आरोप लगे इस बहाने से कि भाई 84 में उनकी दादी की हत्या हो गई, इसलिए वो स्कूल नहीं गए। तो कहां से स्कूल नहीं गए, तो डिग्रियां कहां से आई? क्योंकि इन सबको पता था कि लिख लोड़ा पर पत्थर होने के बाद भी वो प्रधानमंत्री ही बनेंगे। तो इसी की नकल करते हुए लालू का बेटा ने जो है वो पढ़ाई नहीं किया। सोचिए दुर्भाग्य इस देश का, इस उस राज्य का, कि जिसका मां और बाप दोनों चीफ मिनिस्टर रहा हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके मदर फादर दोनों चीफ मिनिस्टर रहे हो, वो नॉन मैट्रिक हो दोनों, एक चौथी फेल एक नौवीं फेल, लेकिन वो शिक्षा और तमाम चीजों पे बात करता है। उससे जब डिग्री की बात कही जाती है तो कहता है कि ना ना हम तो क्रिकेट खेलते थे। अब क्रिकेट में तुम कौन सा तीर मारते थे भाई, जो आज तक आईपीएल भी नहीं खेल पाए, उसमें भी तुम क्रिकेट नेशनल टीम तो छोड़ दो, आईपीएल मैच में भी बेंच पे ही बैठे रहे। इन सबको सही बात है, इन सबको इसीलिए इसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत होगी। और इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप कह रहे कि कुणाल कामरा जैसे चिरकुटों के लिए इस पर हाय तौबा मचाया जाए। इनसे इन्हीं की भाषा में बात होनी चाहिए। और इसीलिए सोचिए, मतलब ये कमाल की बात है, अपने आका मनमोहन सिंह के का जो सुपर प्राइम मिनिस्टर जो थी, जो सुपर कैबिनेट चलाती थी, हर कोई जानता है कि मनमोहन सिंह घरेलू नौकर से ज्यादा कुछ थे नहीं सोनिया गांधी के लिए, ये पूरा देश जानता है। सोनिया गांधी की डिग्री के लिए नहीं कभी सवाल किया कि उनसे भी डिग्री मांग लेते। भाई वो देश का प्रधानमंत्री, सही बात है। राजनीति में इससे क्या फर्क पड़ता है कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, जनता ने उसे चुन लिया, यही व्यवस्था है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नौवीं फेल इस देश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता किसी राज्य का। इस देश में ऐसी व्यवस्था है कि हमारे जजेज चोरी कर सकते हैं। इस देश में हमारी व्यवस्था है कि हमारे जजेज जो है बोरियों के बोरियों में 500 रुपए के नोट में आग लगा सकते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती है। ये रूल है। जस्टिस चलैया ने रूल बना दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस देख गई कि भाई एक ऐसा बेईमान जज जिसके घर में बोरियों में इतने नोट्स थे, और पुलिस एफआईआर नहीं कर पाई, क्योंकि वो रूल्स ऐसा है कि नहीं कर सकते आप उनके खिलाफ एफआईआर। ये जस्टिस चंद्रचूड़ कह गए हमारे खिलाफ आप एफआईआर नहीं कर सकते, पुलिस जांच नहीं हो सकती, हमसे आप पूछताछ नहीं कर सकते। तो ये रूल है तो है, यदि है तो है। तो सवाल इसीलिए कि फिर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि इस देश का प्रधानमंत्री क्या डिग्री है या नहीं है। उस देश का इस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से उसे चुना है, लेकिन आपको इस फेक नैरेटिव में फंसाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस देश का जो सो कॉल राष्ट्रवादी है ना, वो भी इसमें फंसता चला जाता है, और यही सबसे बड़ी व्यवस्था है। आशीष, राणा सांगा पे भी हम लोग चूंकि थोड़ा समझने की कोशिश ले करें, अब इतिहास एक बात मुझे कहनी है छोटी सी, आप राणा सांगा पे है, 9वीं फेल नहीं 9वीं पास। हाँ, वो तो यही कहते हैं, वो तो यही कहते हैं कि हम 9वीं पास हैं। शर्म भी नहीं आती है बात बोलने में
कम से कम इतनी इतनी शर्म तो होनी चाहिए जब उनसे कोई पत्रकार कह देता आपको नौवीं फेल कहा जाता, ना ना हम नौवीं पास हैं। तो हो सकता है कि सवाल करने वाला भी जानबूझ के नौवीं फेल बोलता हो, उसको भी ये पता हो कि इससे एफआईआर नहीं होती है कि नौवीं पास को नौवीं तो जानबूझ करके पता तो होगा नौवीं फेल। हो सकता है जिसको चौथी फेल हम कहा कह रहे हैं वो चौथी पास होगा, पांचवी फेल होगा, लेकिन वो बेचारा कभी उससे कोई सवाल भी नहीं करता कि आप चौथी फेल हैं। मुझे नहीं पता कि आज तक उससे किसी ने सवाल किया कि आप चौथी फेल हैं। वो भाई तो कहता है कि भैया हमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, हम ऐसे ही थे। तो इसीलिए समझने की है कि यही कि चोट किस तरह से, इसीलिए उनकी लड़ाई जो प्रधानमंत्री ने कहा ना संसद में, इस इकोसिस्टम को हमें उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, तो उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। राणा सांगा मामले में अब उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। रामजी लाल सुमन ने संसद में, मुझे लगता है कि पूरे स्क्रिप्टेड था कि कैसे राणा सांगा को अपमानित करना है। राणा सांगा को अपमानित क्या करना है, वो तो है नहीं। तो उनके प्रति या इतिहास में आस्था रख में जो मानते हैं राणा सांगा के गौरव को, उनको चोट करना था। एक पर्टिकुलरली कास्ट को सोच रहे हैं कि उस जाति को, क्या राणा सांगा किसी जाति के लिए काम कर रहे थे, किसी जाति से उनका स्वाभिमान जुड़ा हुआ था? सुमन ने ये बात क्यों कही? अब जब उनके यहाँ जूते चप्पल चलने लगे हैं, कुछ वीडियोज आए हैं, तो मैंने देखा अखिलेश यादव ने आकर के कह दिया कि वो दलित हैं, इसीलिए जो है उनको ऐसे उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। करनी सेना जो है पहुंची और पुलिस भी करनी सेना पर भी हमला जो है वो बचाव में करने लगी। आगरा की तस्वीरें हैं, अब जरा इनको सुनिए भाई साहब। ये रामजिया सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। ये कौन सा कार्ड अखिलेश यादव खेल रहे हैं? स्क्रिप्ट तो अखिलेश यादव, बिना अखिलेश की अनुमति से सुमन ने कुछ कहा तो नहीं होगा संसद में? सर ये कार्ड वही है जो कांग्रेस खेल रही है, ये कार्ड वही है जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल खेल रहा है, ये कार्ड वही है तमिलनाडु में जो स्टालिन खेल रहे हैं। ये कुछ नया थोड़ी ना है। लेकिन इसमें थोड़ा अपडेट है। अभी अखिलेश यादव जी को शाम होते होते शायद समझदारी आई है। हाँ, उनका नया बयान आ गया है, वो राणा सांगा के पक्ष में है। लेकिन निजी तौर पे सर मैं कभी भी सेनाओं की राजनीति, वो कोई भी सेना हो, वो करनी सेना हो या बिहार में वो मिथिला सेना बना ली लोगों ने, या फिर और भी कई सेनाएं हैं, ये भीम सेना हो, हाँ, इनकी राजनीति जो भीड़ के साथ जाकर अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा करते हैं, इस राजनीति के समर्थन में पता नहीं मैं कभी खड़ा नहीं हो पाता हूँ। खड़ा होता हुआ खुद को देख नहीं पाता हूँ। मुझे एक ही बात समझ आती है, किसी ने कोई बात कही है तो उसका जवाब कहा हो सकता है, उसको और बेहतर तरीके से कहा जाए। कुछ लोगों को लगता होगा जो शायद कह नहीं पाते होंगे, उनको यही भाषा समझ आती है। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को कहना नहीं आता था तो वो लाठी पिलावन, तेल पिलावन, लाठी घुमावन, रेल लाइनें तोड़ते थे। हाँ, तो वैसे ही मुझे लगता है करनी सेना के वो लोग, ये मुझे लगता है राजपूत, ठीक है नाम इस्तेमाल करते हैं, सब संयोग हुआ, सब राजपूत परिवार में जन्म लिया होगा, लेकिन राजपूतों का जो सम्मान है वो करनी सेना के लोग जिस तरह आते हैं, जो तस्वीरें आती हैं, मुझे तो कई बार देख के लगता है कि इसमें सभी समाज के लोग शायद साथ आ रहे होंगे। हाँ, उनका जो अब आप ये समझिए कि जो राजपूत समाज का जो सम्मान है, जो ओहदा है, उसको रिप्रेजेंट करनी सेना करती हुई दिखाई उस तरह देती नहीं है। हो सकता है ये मेरी समझ का भी फेर हो, और ये सब करके कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि उस समाज में बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत तार्किक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जैसे लोग जब दो तरह का बयान 3 घंटे में बदल देते हैं, तो फिर कभी कभी अंदर से लगता भी है कि करनी सेना ठीक ही कर रही है, 2 घंटे में बयान बदलवा देती है। करनी सेना ने किया या अखिलेश यादव का बयान बदल गया, तो अखिलेश यादव को कम से कम अपने बयान पर कायम रहना चाहिए। वो क्यों बदल रहे हैं? तो और इस घटना के बाद क्यों बदल रहे हैं? इससे तो घटना जस्टिफाई होती है ना। तो अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं को भी सोचना चाहिए, उनको अपना बयान थोड़ा पहले बदल देते। अभी करनी सेना के एक नेता को मैं सुन रहा था, वो यही बात ऑन एयर बोल रहे थे, अखिलेश जी ने ये गलती पहले मान ली होती तो सेना को ये सब ना करना पड़ता। तो ये सब चीजें ठीक से देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। दलित कार्ड जो उन्होंने खेला उस पे पलटी मार गए बाद में, वो पलटी मार के वो कह रहे कि वो बहुत बड़े, और राणा सांगा के लिए हम क्या हमारी कोई कुव्वत राणा सांगा के लिए हम बात करेंगे? वो उसने जो किया है, और बाद में वो एक किताब है जहां से ये रेफरेंस लेके आते हैं, वो भी किसी की जीवनी है। जब जीवन जब लिखा जाता है तो वो
किस तरह के प्रभावों में लिखा जाता है, ये किसी से छुपा है क्या? आज तक भारत का इतिहास, छोटी सी बात, लोग ना सावरकर के पीछे लगातार पड़े रहते हैं, 10 सवाल पूछते हैं। कोई कांग्रेस से क्यों नहीं पूछता कि भाई जो जिसने तुम्हें पैदा किया वो खुद अंग्रेज था? कोई हिंदुस्तानी नहीं था क्या पूरे भारत में कांग्रेस को जन्म देने के लिए? तुम्हें एक लंदन का आदमी क्यों लेना पड़ा? क्यों नहीं पूछता कोई? नहीं, क्योंकि कांग्रेस क्या बनी नैरेटिव है ना क्यों? सर? कांग्रेस बनी क्यों, ये भी तो पूछा जा सकता है। कांग्रेस का जो वजूद सर, था, जो अब पैदा पूछ कांग्रेस रहा हुई, वो किस लिए हुई? कि ये जो मोतीलाल जी थे, ये तो बैरिस्टर थे। तो इतना पैसा कौन दे रहा था बैरिस्टर साहब को केस लड़ने के लिए? ये सब सवाल पूछा ही नहीं जाता, कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम जो नैरेटिव बना रहा था, हम सब उधर ही देखते हैं जहां ये दिखा रहे होते हैं। एक बार ये कहते हैं गद्दार बोलना गलत है, क्योंकि अनुराग जी बोलते हैं, अनुराग ठाकुर बोलते हैं, तो गद्दार गलत हो जाता है। लेकिन वही बात कुणाल कामरा बोलता है तो सही हो जाता है। तो ऐसे चलता है इकोसिस्टम, ऐसे चलता है इकोसिस्टम, यही अंधा कर महत्वपूर्ण देता है। है आदमी को। बिल्कुल। और डिग्री तो अखिलेश बाबू भी मांग लेते हैं। तो उनके चचा अमर सिंह ने कहा था कि भैया सब कुछ तो हम ही करा रहे थे, इसको इंजीनियरिंग की डिग्री पक्की मिली नहीं, तो कोई इनसे भी डिग्री मांग ले, ये भी कभी दिखा दे कि ऑस्ट्रेलिया में। और ऐसा क्या था कि भाई भारत में कोई ऐसी कॉलेज ही नहीं थी कि मुलायम सिंह को ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे को इंजीनियरिंग करानी पड़ी। तो ये दिखता है कि इन लोगों को कि इन सब के कि भैया इनके कहते हैं ना कि अपने घर यदि शीशे के मतलब उस पत्थर नहीं वो मारते। पत्रकार को देखिए ना, मोदी जी का डिग्री का इतना हवा बना दिया उसने कि कोई बाकी की डिग्री पूछे ही ना। और मोदी जी की पत्नी का इतना मुद्दा बना दिया कि उसकी बीवी के बारे में कोई पूछे ही ना। भाई तुम अपनी शादी का आज तक फोटो शेयर किया है क्या कभी? शादी की है, लिव इन में रह रहे हो आज तक? किसी ने पूछा ही नहीं उनको। आपका ये वीडियो देखिए, हो सकता है कि उनकी कोई सफाई है, मुझे इंतजार है कि उनकी पहली पत्नी कहाँ है वो बताएं। वो सनसनीबाज रेगुलर देखते हैं तो ये पता है मुझे। उनके चेले चपाटे जो है मुझे रेगुलर रिएक्शन देते रहते। पुराने संस्था में जहां पर वो थे, उसके जो कुछ हमारे मित्र हैं वो रेगुलर कहते रहते कि अक्सर जब भी मिलता हूं तो चर्चा तुम्हारी करते ही हैं, भाई कितना जो है खून जलाते हो। तो चेले चपाटों को सर बुरा तो लगेगा, लेकिन एफआईआर नहीं कर पाएंगे, एफआईआर नहीं कर पाएंगे। कुणाल कामरा तो मुझे मिल गया लगता है सर कि भाई। इनको इन्हीं की भाषा में जरूरत है। जब आप आशीष आपने बहुत सलीके से रखा है, हम ये चाहेंगे बिहार वाली राजनीति पे कल परसों में हम लोग विमर्श करें इस पे। जो ये अभी आज जो कुछ भी हुआ है वो इफ्तार पार्टी पर जो गेम हुआ है, जो एकाएक आज नया एक तरह से नया मसीहा निकल के लालू पुत्र निकले। आप कह रहे हैं कि वो यादवों के नेता ही नहीं है, वो तो मुझे लगता है कि असउद्दीन ओवैसी बनने की रेस में है। तो उसे भी समझने की जरूरत है, देश को समझने की तो जरूरत निश्चित रूप से है। जिनको ये भ्रम हो चुका था कि 240 का आंकड़ा, अंक गणित में हम लोग भी नहीं गए, गणित थोड़ी बहुत पढ़ी, हम लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, कभी नहीं सुना था कि 240 99 से छोटा होता या 99। लेकिन इन लोगों ने 99 को 240 से बड़ा साबित कर दिया। तो ये कुछ भी साबित कर सकते हैं, ये तो यही इकोसिस्टम है, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। बहुत धन्यवाद आशीष आपका, आपने बहुत सलीके से, बहुत बारीक तरीके से चीजों को नए तरीके से रखा है। तो मुझे लग रहा है कि व्यूअर्स इसे समझेंगे। भले ही संख्या में लाइव में कम लोग थे, लेकिन इसे आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, इसलिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है इस इकोसिस्टम के नैरेटिव को काटने के लिए। बहुत धन्यवाद।